लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्योम का अब एक्सीडेंट हो चुका था और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तभी कुछ दूर हम एक ट्रक को देखते हैं जिसने कि उसे टक्कर मारी थी। वो अपनी नंबर प्लेट बदल लेता है ताकि वो पुलिस की नज़रों में ना जाए और उसमें बैठा होता है शियो का आदमी सू। अब उसे शियो की कॉल आ रखी थी जो उससे पूछ रहा था क्या तुमने काम कर दिया। वो बताता है कि हाँ मैंने एक्सीडेंट कर दिया है और उसका बचना काफ़ी मुश्किल है। शियो के साथ यह नामसुन भी खड़ी हुई थी जो ये बातें सुनकर काफ़ी घबरा रही थी अपनी मॉम के लिए। शियो बोलता है कि वो बचने नहीं चाहिए। आगे से सू बोल रहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, उसका बचना बहुत मुश्किल है। इतने में कॉल कट होती है और सू चेक करता है कि उसके ट्रक के टायर तो पंचर हो चुके हैं और उसका रीजन आयरन स्पाइक्स थी। वहीं दूसरी तरफ हम हिसी को देखते हैं जो ग्योम से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन वो हॉस्पिटल ग्योम का ही था और उसके बॉडीगार्ड हिसी को अंदर एंट्री ही नहीं देते क्योंकि वो अनजान है। तभी हम देखते हैं कि गिल जैंग भी अपने बेटे डोंग के साथ वहीं पहुंची हुई थी हॉस्पिटलाइज करने के लिए। फिर एक सीन हमें शियो का दिखाए जाते हैं जिसे कि नामसुन कह रही थी कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मार दोगे। शियो से देखकर बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड हो बट शायद मैं गलत था, क्यों है ना। नामसुन थोड़ा चुप रह जाती है फिर बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी साइड हूँ, और क्या तुमने मुझे ये जॉब भी इसीलिए दी थी ताकि मैं लोगों को तुम्हारे लिए मारूं। शियो बोलता है तो इसमें बुराई ही क्या है, क्या तुम नहीं कर सकती। नामसुन बोलती है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ही तुम्हारे लिए कर दूंगी। शियो यहाँ पर उसे स्माइल करता है। फिर हम वापस से गिलजैंग को देखते हैं जो डॉक्टर से मिल रही थी और अपने हस्बैंड की रिपोर्ट ले रही थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके हस्बैंड की इंजरी काफ़ी डीप है, उसके लिए हमें स्क्रू फिट करने होंगे। वो जानबूझकर बोलती है कि स्क्रू नहीं, उसकी जगह तो तुम केले ठोक दो। ये सुनकर डॉक्टर भी उसका मजाक बनाते हैं और बोल रही थी चलो ये छोड़ो, मैंने सुना है कि आपकी बेटी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर तो गिलजैंग के होश ही उड़ गए थे और बोलती है क्या आप क्योम की बात कर रहे हैं। डॉक्टर भी हाँ में भरता है। फिर वो सीधा पहुंच गई थी क्योम के रूम के बाहर जहाँ पर बॉडीगार्ड अब गिलजैंग को भी रोक रहे थे। गिलजैंग बोलती है कि मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वो नहीं मान रहे थे तो गिलजैंग उन्हें धक्का देकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही जैसे ही वो ग्योम की हालत देखती है उसके तो रोनी निकल गई थी। वो बोलती है कि किसने तुम्हारी ये हालत कर दी। वो फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे कॉल आती है ग्योम की और वो बोल रही थी कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये रोना धोना बंद कीजिए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या आप डैड के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिला था लेकिन फिर भी आपने एक नॉर्मल सिटीजन को मारने की कोशिश करी, आपको मेरे डैड के साथ होना चाहिए। वहीं हम फिर से नामसुन को देखते हैं जो वॉशरूम में आ चुकी थी और अपनी मॉम की एक बात याद करती हैं। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर कि लास्ट नाइट उसकी मॉम उसे कह रही थी कि मुझे ये सब करना पड़ा। वो वहाँ पर शियो की बात कर रही थी। नामसुन उन्हें कहती है कि आप शियो को ऐसे भड़का नहीं सकती, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। यहाँ पर ग्योम उसे बताती है कि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, मैं उसे जानबूझकर भड़का रही हूँ ताकि वो कुछ गलत स्टेप ले ले और अपनी वीकनेस हमारे सामने रख दे। तो मेरी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर नामसुन को उसकी मॉम का मैसेज आ चुका था जो कह रही थी कि बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मेरी टेंशन मत लेना, मुझे उसकी वीकनेस का पता लग गया है। यहाँ पर नामसुन मैसेज देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे राहत की सांस मिलती है। तभी उसे अपने सामने वाले टैप में शियो की शक्ल नजर आ रही थी। इसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो टैप को ही पूरा रोटेट कर देती है। इतने में बैगची भी अंदर आ जाती है जो उस टैप को ही ऑन कर देती है और सारा पानी उसके मुंह पर गिर गया था। अब नामसुन यहाँ मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और कह रही थी कि बैगची तुम तो बिना मेकअप के काफ़ी सुंदर लगती हो, और उसे उगलवाने की कोशिश करती है कोट के बारे में। यहाँ पर बैगची ने उसे उस कोट के बारे में बता भी दिया था। तो पूछती है कि मुझे कहाँ मिलेगा, तो बैगची बोलती है कि और कहाँ होगा, वेयर हाउस में ही होगा ना। अब नामसुन अगले ही सीन में वेयर हाउस पहुँच जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस को नीचे गिरा हुआ पाती है। फिर वो हियो से पूछ रही थी कि इन बॉक्सेस में क्या है। हियो बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा। फिर पुलिस स्टेशन में हिसी को उसके साथ ही बता रहे थे कि वो ड्रग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण लोग 3 घंटे के बजाय 10-10 घंटे काम कर पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही लास्ट टाइम जो डूगो में कुरियर वाला मरा था जिसकी नामसुन ने हेल्प भी करी थी, उसकी मौत भी इसी ड्रग के कारण हुई है। तभी उन्हें जिनसी आवाज़ लगाकर बुलाता है और बता रहा था कि ये ट्रक शायद डूगो का है। इसने अपनी नेम प्लेट को देखो कितनी चालाकी से बदल दिया। और फाइनली गिलजैंग भी ग्योम से मिल चुकी थी और वो उसे पूछ रही थी कि तुमने ये क्या ड्रामा बना रखा है, तुमने अपनी जगह उस डमी को क्यों रखा, और फिलहाल तुम्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए अपने इस काम के अलावा। तुम्हें पता है नामिन काफ़ी टाइम से कैफ़े में नहीं आ रहा है। ग्योम बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वेट लूज करना चाहता है बस। तो गिलजैंग बोलती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ये सब कर क्यों रही हो। तो ग्योम उसे बताती है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन इस बार मैंने उसे चकमा दे दिया। और फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है
कि ग्योम को पहले ही पता लग गया था कि शियो ने एक आदमी को ट्रक के साथ उसे मारने के लिए भेजा हुआ है। इसलिए वो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज भगाती है और साथ के साथ उसने कॉल लगा दी थी हिसिक को और उसे बताती है कि एक ट्रक है, उसका नंबर ये है और वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। तुम आगे के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग अच्छे से तैयार कर लेना। हिसिक बोलता है कि फिर आपकी सुरक्षा का क्या? वो बोलती है कि ये सब मैंने पहले ही प्लान करा हुआ है। तभी एपोलेंटे का वही आदमी बाइक पर आता है जिसने ट्रक के सामने वही आयरन स्पाइक्स घेर दी थी। ट्रक डिसबैलेंस हो गया था और ये ग्योम का ही प्लान था कि ट्रक उसे टक्कर मार दे। अब ग्योम भी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए एयर बलून को ऑन कर लेती है, जिसके कारण उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। तब भी एपोलेंटे का वो आदमी आकर ग्योम को चेक करता है कि वो ठीक है और उसी ने ही प्लान के मुताबिक ग्योम के ही हॉस्पिटल में कॉल लगाई थी ताकि वो उसे यहाँ से आकर ले जाए। और फिर नाइन ने भी अपना काम कर दिया था। उसने ग्योम के कहने पर वही फेक आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि अब ग्योम हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए वो काम पर काफ़ी टाइम तक नहीं आ पाएगी। और यही आर्टिकल वहीं पर मिसेस जंग भी पढ़ लेती है। उसे पढ़कर वो काफ़ी खुश थी और वहाँ पर पहुँचती है टायरी, जिसे देखकर वो कह रही थी कि तुम्हें काम ढंग से करना होगा क्योंकि हमारा काम एंटीडोट का है और ये एंटीडोट हम उन्हीं को बेचते हैं जो हमें मुंह मांगी कीमत देता है और अपनी जान की भीख मांगता है। ये बातें सारी हिसिक सुन रहा था क्योंकि उसने वहाँ पर एक डिवाइस लगाया हुआ था। फिर हम नामिन को देखते हैं जो बेहोश था और उसकी बोंग देखभाल कर रहा था। बोंग ये देखकर काफ़ी हैरान था कि नामिन को अचानक से क्या हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो रहा था। दूसरी तरफ नाइन ने भी ग्योम को कॉल करके बता दिया था कि आपका बताया हुआ काम मैंने कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि अब ब्रैड सॉन्ग के सेक्रेटरी बात कर रहे थे ग्योम के एक्सीडेंट के बारे में। तभी वो सेक्रेटरी अंदर जाता है और ब्रैड सॉन्ग से बता रहा था कि आपको पता है कि ग्योम का एक्सीडेंट हुआ है। ब्रैड सॉन्ग तब वहाँ पर फोटोज जोड़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि शियो और पीछे वही खड़ा हुआ था। वो उसका रिप्लाई में कहता है कि तब मैं क्या कर सकता हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपको थोड़ा डरना चाहिए क्योंकि पुलिस का पहला शक आप पर ही जाएगा कि आपने ही उसका एक्सीडेंट करवाया है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने उसे अपनी कंपनी से धक्के मार कर निकलवा दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको पहले हॉस्पिटल जाकर ग्योम से एक बार बात कर लेनी चाहिए। वहीं अब शियो ने भी नामसुन को अपने कैबिन में बुलाया था। नामसुन जैसे ही उसके कैबिन में जाने लगती है तो नोटिस करती है कि शियो तो एक ब्लू कलर की ड्रिंक पी रहा है। उसे देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। शियो भी उसे नोटिस कर लेता है और नामसुन अब कैबिन के अंदर आ गई थी। शियो से बोल रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? अब तो हम पार्टनर्स हैं ना, हमें एक दूसरे को जानने का और मौका मिलना चाहिए। नामसुन भी हामी भर देती है। उन दोनों की बातें यहाँ पर हिसिक ढंग से सुन नहीं पा रहा था। उसे नामसुन के लिए टेंशन होने लगती है क्योंकि वो अकेली शियो के साथ थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ग्योम के डैड को देखते हैं जो अपनी दर्द में काफ़ी तड़प रहे थे। ग्योम और उसका भाई डोंग वहाँ पर उनसे मिलने के लिए पहुँचते हैं। डोंग अपने डैड को देखकर काफ़ी इमोशनल हो गया था और ग्योम उसे देखकर मुंह बना रही थी। उससे पूछते हैं कि डैड अभी तक आप कहाँ पर थे? आप पिछले 10 सालों से हमें मिलने के लिए भी नहीं आए। तो वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी नामसुन को ढूंढने के लिए गया था। उसे पहाड़ काफ़ी पसंद थे, इसलिए मैं पहाड़ पर उसे ढूंढने के लिए गया, लेकिन मुझे वहाँ पर हमारे गुरु मिल गए, इसलिए मैंने उनका भक्त बनना सही समझा। मैं वहाँ पर नामसुन के वापस आने की ही प्रे कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कोरिया का खाना खाना होगा जाकर, इसलिए मैंने वापस आने की ठान ली। यहाँ पर डोंग बताता है कि नामसुन तो वापस भी आ चुकी है। वो बोलता है क्या सच में? तो यहाँ पर दोनों ही हामी भर रहे थे। वापस हम शियो को देखते हैं जो नामसुन से पूछ रहा था कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या रीज़न है? नामसुन बताती है कि जो मंगोलिया में मेरी मॉम है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम वहाँ पर बकरी का दूध पिया करते थे, तुम भी इसे ट्राई करना। शियो बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर जेलस फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। तभी शियो के पास उसके क्लाइंट का कॉल आता है। शियो से बोल रहा था कि आपका कुरियर तैयार हो गया है और उसने कोड का जिक्र भी किया था। अब नामसुन ने ये सारी बातें हिसिक तक पहुँचा दी थी और साथ में उसने ये भी बताया था कि वो कल ही डिलीवर होने वाला है। कॉल कटने के बाद वो नामसुन से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हिसिक और उसकी गैंग भी ये बातें सुन लेती है कि अब नामसुन कैसे बचेगी। तभी यहाँ पर नामसुन के फ़ोन में हिसिक ने मैसेज किया था कि तुम बहाना बना दो कि तुम अपने दोस्त के साथ रहती हो और उसे मेरे घर का एड्रेस दे दो। नामसुन ऐसा ही करती है और जब शियो से घर छोड़ रहा था तो पूछता है क्या तुम्हारा घर नहीं है? बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ रहती हूँ। अब शियो भी नामसुन पर विश्वास करके वहाँ से निकल गया था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के साथ अपने घर जा रहा था, एक पास्ट के सीन को याद करता है कि कैसे उसके हाथ में बंदूक थमा दी थी एक इंसान को मारने के लिए और बताया जा रहा था ये देशद्रोही है, तुम्हें इसे मारना ही होगा। अब इतनी छोटी उम्र में शियो को गैंगस्टर बनाने में उस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर हम बोंगचू को देखते हैं जो बीच के पास बैठा हुआ था और वहाँ पर सुसाइड करने के लिए पानी में जाने लगता है। तभी कुछ लड़के उसे देख लेते हैं ऐसा करते हुए और उसकी जान को भी बचा लेते हैं। बोंगचू यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि उसने 2-3 लड़कों को तो उड़ाकर दूर फेंक दिया।
लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे पानी से बाहर ले आते हैं और आपस में बात कर रहे थे कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन जैसे ही चेक करते हैं उसका आईडी कार्ड तो बोलते हैं यही तो पुलिस है। अब यहाँ पर बोंगचू बिना कुछ कहीं वहाँ से चला जाता है। अब नामसून हिसिक के रूम पर पहुँच गई थी और पानी पीकर खाना खाकर सो जाते हैं। तभी एक सीन दिखाया जाता है यूनी का, जो गिलजेंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गिलजेंग भी उसे देखकर स्माइल पास करती है। अब हिसिक भी अपने रूम पर पहुंच गया था और नामसून को देखता ही रह जाता है क्योंकि वह सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसके फेस पर कुछ लगा हुआ था तो हिसिक उसके क्लोज जाता है, लेकिन नामसून की तभी आँख खुलती है और वो हिसिक को किस कर देती है। अब हमारा हीरो यहाँ पर शर्मा कर नामसून से कहता है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ था, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। नामसून उसे बोलती है कि तुम इतना घबराओ मत। फिर वो उसे बोल रही थी कि मैंने शियो को ड्रग्स लेते हुए देखा, वो पानी नहीं पीता है, लेकिन वो अब तक बचा कैसे हुआ है। हिसिक उसे बताता है कि शायद उसके पास इसका एंटीडोट है, तभी वो अभी तक बचा हुआ है। नामसून बोलती है कि कल मुझे कैसे भी करके उस कुरियर वाली वैन में से उस कुरियर को देखना होगा, मैं उसे अपने हाथों से नहीं छोड़ सकती। ये बात जैसे ही नामसून कर रही थी, हिसिक की नज़र तो नामसून के लिप्स पर जाती है, जो कि हटी नहीं रही थी। फिर वो हिचकिचाते हुए वहाँ से उठता है और खाना खाने के लिए बैठ गया था। नामसून भी उसे घूरे जा रही थी तो हिसिक बोलता है क्या तुम्हें एक बाइट चाहिए। नामसून उसे लिप्स वाला इशारे करके बोल रही थी कि हाँ मुझे थोड़ा सा तो चाहिए है। तो हिसिक बोलता है ठीक है मेरे पास आ जाओ। नामसून बोलती है कि ठीक है एक बाइट भी काफ़ी है। अब हिसिक ने यहाँ पर उसे किस करी थी और कह रहा था चलो तुम्हें बाइट मिल गई ना, अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। हिसिक शर्माने लग जाता है और नामसून कह रही थी ये बाइट तो काफ़ी टेस्टी है। फिर हम नायन को हवासा के साथ देखते हैं। वो उसे एक जगह पर लाई थी और बता रही थी कि ग्योम ने ऑर्डर दिए हैं कि तुम अब से यहीं पर रहोगी। हमने तुम्हारे लिए एक लॉयर भी हायर कर दिया है, लेकिन तुम्हें कुछ सज़ा तो ज़रूर होगी क्योंकि तुम्हारे हाथ में हथियार था। अब हवासा ने यहाँ पर नायन को बताया था कि शियो से मिलने के लिए आया था और नामसून के बारे में पूछ रहा था। अब नायन उसे बोलती है कि फिर तुमने क्या बताया। वो बोल रही थी कि मैंने तो उसे कह दिया कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, लेकिन शायद उसे शक हो गया है। अब नायन ये सारी बात चाहकर ग्योम को बता देती है और साथ में ये भी बता रही थी कि ब्रैड सोंग तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया है, उसका क्या करना है। यहाँ पर ग्योम बोलती है कि वो तो बेवकूफ़ है, वो मुझे कभी भी नहीं पहचान पाएगा कि वहाँ पर डमी है या फिर ग्योम। तभी हम ब्रैड सोंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुँच जाता है और देखकर उसे साफ पता लग गया था कि ये ग्योम नहीं है, वो तो एक डमी है, क्योंकि उसके हाथों से उसने पहचान लिया था। बाहर आकर वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा था कि तुम तो बेवकूफ़ हो, मेरा भी बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे क्या, वो ग्योम नहीं है, वो उसका डमी है। सेक्रेटरी पूछता है कि आपको कैसे पता। वो बोलता है कि चाहे मुझे और कुछ पता हो या ना हो, लेडीज़ की पहचान मुझे अच्छे से है, लेकिन वो ये सब नाटक कर क्यों रही है, मैं तो हैरान हूँ। तभी हम देखते हैं कि नामसून भी घर वापस पहुँच गई थी और उसकी मॉम ग्योम उसे कहती है कि मैंने सुना है कि शियो को तुम पर शक हो गया है, इसलिए कुछ दिन के लिए हिसिक के घर पर ही रहना। नामसून भी मान जाती है। अब हम बोंग को देखते हैं जो हिसिक से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आया हुआ था और उसको वही दवाई दिखाकर कहता है कि पिछले कुछ टाइम से नामिन ये दवाई ले रहा है और आज अचानक से वो बेहोश हो चुका है और उसके होठ भी सूख रहे हैं, वो बार बार पानी की मांग कर रहा है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इस दवाई में ऐसा क्या है। तो हिसिक उसे बोलता है कि ठीक है मैं इसे फोरेंसिक वालों के पास भेज देता हूँ और आपको जल्दी ही रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर हम डूगो में नामसून को देखते हैं जो बैकची से उसी कोड वाले ट्रक डिलीवरी की टाइमिंग पूछ रही थी। बैकची भी उसे बता देती है। अब नामसून बिना देरी किए वेयर हाउस पहुँच जाती है और देख रही थी कि उस ट्रक में तो सामान लोड होने लगा है और वो सबकी नज़रों से बचते हुए उस ट्रक में जाकर छुप जाती है। पीछे से उसने हिसिक को भी कॉल कर दिया था। हिसिक भी अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी लेकर उस ट्रक के साइड बाय चलने लगता है और ज़्यादा स्पीड करके उस ट्रक से काफ़ी दूर निकल गया था। अंदर की तरफ नामसून को देखते हैं जो उस कुरियर में से कुछ सामान निकालने लगती है, उसमें तो जैकेट निकलती है। उसे देखकर वो खुद भी हैरान थी। कुछ दूर जाकर ट्रक ब्रेक लगाता है क्योंकि उसके सामने हिसिक आ चुकी थी। अब हम यही कहेंगे ना, क्योंकि हिसिक तो काफ़ी सुंदर लड़की लग रही थी। अब ट्रक वाले का दिल भी उसे देखकर पिघल जाता है और वो उसकी हेल्प करने लगा था। इतने में यंग ते पीछे से जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं और नामसून दरवाज़ा खुलते ही उसके फेस पर जैकेट ते फेंकती है और वहाँ से भाग गई थी। यंग ते हैरान था ये जैकेट का मैं क्या करूँगा, लेकिन फिर वो उसे लेकर साइड में आ गया था। हिसिक भी उसे नोटिस कर लेता है और डिलीवरी मैन से कह रहा था कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब वो जैकेट को लेकर अपने पुलिस स्टेशन में आ गए थे और चेक करने लगते हैं कि इस जैकेट में ऐसा खास क्या है। वो दोनों ही चेक कर रहे थे। उस जैकेट को चारों तरफ से देखते हैं, उसमें कुछ नहीं दिखता। फिर वो जैकेट को फाड़ कर उसका फर निकाल देते हैं और नोटिस करते हैं कि वही तो ड्रग है। वहीं हम नामसून को बैकची ने मैसेज किया था कि शियो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तुम कहाँ पर हो। नामसून अब डूगो में पहुंच चुकी थी। तभी हम हिसिक को देखते हैं जो बोंगशू को लगातार कॉल लगा रहा था, लेकिन बोंगशू तो कॉल पिक ही नहीं करता और हम देखते हैं कि वो तो बेहोश पड़ा हुआ था।
तभी हिसी को फोरेंसिक की कॉल आ जाती है जो बताते हैं कि जो तुमने हमें गोली भेजी है उसमें ड्रग्स है और ये वही ड्रग केस है जिसके लेकर तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। हिसी की सुनकर हैरान रह जाता है और उसने साथ के साथ कॉल लगाई थी ग्योम को ये बात बताने के लिए। ग्योम जैसे ही ये बात सुनती है वो शौक रह गई थी, उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था और उसका फ़ोन भी हाथ से छूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम नामसून को देखते हैं जो सीईओ से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहे थे। शियो कहता है कि चलो गैस करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। नामसून बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब शियो नामसून के काफ़ी करीब आ जाता है। नामसून गिरने लगी थी तो शियो उसे होल्ड कर लेता है। नामसून लिटरली उसकी बाहों में थी और शियो से बोल रहा था, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? क्या ये उसके लिए प्रपोजल था? सुन तो शियो को देखती रह जाती है और नामसून की वॉच के थ्रू हिसिक भी ये सब देख रहा था और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक में था। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।